वॉइस तो रिकॉर्डिंग लग रहा है, कोई बात नहीं। तो ये था आपका पर्यावरण उपलब्धि आचरण मॉडल। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति मतलब कि वास्तविक जगत की सूचनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसकी संस्कृति पर, उसके विचारों पर निर्भर करता है। और जैसे ही कोई सूचना उसको प्राप्त होती है, वो सूचना प्राप्त होती है, लेकिन उसके छनने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी सूचना होती है वही उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है, और उस सूचना के आधार पर वह प्रकृति के संसाधनों का दोहन करने का निर्णय लेता है। यही प्रेट ने कहा था आचरण परक मॉडल में। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रिक मॉडल या सोलेनफील्ड का कॉन्सेंट्रिक मॉडल। इसमें यह बताया गया है, हाँ इसमें लिख लीजिए, यह मॉडल संपूर्ण भौगोलिक वातावरण में सर ठीक से बोलिए। यह मॉडल संपूर्ण भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन लाने का हेडिंग क्या है? हेडिंग सर, हेडिंग इसका अभी तो पढ़े थे ना सोलेनफील्ड का कॉन्सेंट्रिक मॉडल, वही तो बोल रहा हूं। ये सोलेनफील्ड का कॉन्सेंट्रिक मॉडल जो है उसी के बारे में है। इसमें लिखना है कि यह मॉडल संपूर्ण भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण मानवीय विचार को मानता है। भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण मानवीय विचार को मानता है। साथ ही इस बात की व्याख्या करता है कि मानवीय विचार को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही इस बात की व्याख्या करता है कि मानवीय विचार को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला, रुकिए सर, पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। दूसरा है साक्षरता और शिक्षा का विकास या प्रभाव। साक्षरता और शिक्षा का प्रभाव तथा विकास देख सकते हैं। साक्षरता क्या है सर? साक्षरता और शिक्षा का प्रभाव। तीसरा, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक निर्देशों का प्रभाव। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक निर्देशों का प्रभाव। और चौथा है परिवहन और संचार के विकास का प्रभाव। चौथा फिर से बोलिए ना सर। परिवहन और संचार के विकास का प्रभाव। इन्हीं चारों भौगोलिक कारकों के प्रभाव से विभिन्न समुदायों के बीच, इन्हीं चारों भौगोलिक कारकों के प्रभाव से विभिन्न समुदायों के बीच अंतः संबंध तथा अंतरा संबंध का विकास होता है। अंतः संबंध सर एक बार फिर से बोलिए। इन्हीं चारों भौगोलिक कारकों के प्रभाव से विभिन्न समुदायों के बीच अंतः संबंधों तथा अंतरा संबंधों का विकास होता है।
ठीक है। इन कारकों का सबसे पहला प्रभाव मानवीय विचार पर पड़ता है। इन कारकों का सबसे पहला प्रभाव मानवीय विचारों पर पड़ता है। इन कारकों का सबसे पहला प्रभाव मानवीय विचारों पर पड़ता है। तथ्य, सूचना और तकनीकी या तार्किकता, तथ्य, सूचना और तार्किकता तथ्य, सूचना और तार्किकता मानवीय विचार में परिवर्तन लाती है। और मानवीय विचार में परिवर्तन के कारण मानवीय व्यवहार में परिवर्तन आता है। मानवीय विचार में परिवर्तन के कारण मानवीय व्यवहार में परिवर्तन आता है। जिससे अनुग्रहित वातावरण में बदलाव आता है। सर रिपीट। जिससे वातावरण में कारिक वातावरण में बदलाव आता है। कारिक वातावरण में बदलाव पुनः कारिक वातावरण में बदलाव के कारण भौगोलिक वातावरण में बदलाव आता है। बहुत अच्छा। आप बता दो, आज मेरा तबीयत खराब है, तो बता दो बच्चे को। कारिक वातावरण में बदलाव के कारण भौगोलिक वातावरण में बदलाव उत्पन्न होते हैं या आते हैं। ठीक है। कारिक योजनाओं द्वारा कारिक या फंक्शनल योजनाओं द्वारा कारिक योजनाओं और उसके क्रियान्वयन के द्वारा भौगोलिक प्रारूप और प्रक्रिया का निर्धारण होता है। भौगोलिक सर प्रारूप और प्रक्रिया का निर्धारण होता है। छूट गया। कहां से? चलो आगे लिखो। सोनेनफील्ड ने विकसित और विकासशील देशों के क्या बोला सोनेट सर? सोनेनफील्ड ने विकसित और विकासशील देशों के भौगोलिक और कारिक वातावरण का अध्ययन करते हुए बताया कि भौगोलिक और कारिक वातावरण का अध्ययन करते हुए बताया कि
क्या विकासशील बोलता कुछ समझ ही नहीं आता। 2 बार रिपीट कर दीजिए सर। सोनेनफील्ड ने विकसित और विकासशील देशों के भौगोलिक और कार्मिक वातावरण में या कार्मिक वातावरण का भौगोलिक और कार्मिक वातावरण का अध्ययन करते हुए बताया कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों का कार्मिक वातावरण अधिक फैलाव लिए हुए होता है क्योंकि सर एक बार बोलिए ना। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों के कार्मिक वातावरण अधिक फैलाव लिए हुए होता है। सर कार्य वातावरण मतलब क्या हुआ सर? कार्य का मतलब क्या हुआ? कार्य ये मतलब तो काम पता है। सर। काम, तो काम करने से जिस वातावरण का निर्माण होता है उसी को कार्मिक वातावरण कहते हैं, फंक्शनल एनवायरनमेंट। क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है। क्या लिखे जी? विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में कार्मिक वातावरण अधिक फैलाव लिए हुए होता है, ये लिख लिया? यस सर। क्योंकि वहां के लोगों की समझ ज्यादा विकसित होती है। क्योंकि वहां के लोगों की समझ ज्यादा विकसित होती है। नए विचारों और प्रभावी विचारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। नए विचारों और प्रभावी विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। सर नए विचारों और प्रभावी विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। उनकी सोच ज्यादा सकारात्मक और प्रभावी तथा तार्किक और वैज्ञानिक होती है। उनकी सोच ज्यादा प्रभावी, तार्किक और वैज्ञानिक होती है। उनकी सोच ज्यादा प्रभावी, तार्किक और वैज्ञानिक होती है। जबकि अनेक विकासशील देशों के कार्मिक वातावरण पर परंपरागत विचारों का प्रभाव दिखता है। परंपरागत तथा रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव दिखता है। जो वहां के उद्योगों के स्थानीयकरण
तथा अन्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्रियाकलापों पर भी दिखता है। हो गया। स्थानीयकरण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों पर भी दिखता है। अगला टॉपिक है मानववादी भूगोल, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का जो विकास होता है ये पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव अप्रोच के अगेंस्ट में होता है। प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध में इसका विकास होता है, लेकिन कब? तो 1960 के दशक के अंत में। उन्नीस सौ 60 के दशक के अंत में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध में, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि इसके फादर जो है, प्रणेता, ठीक है, ओरिजिन, इसके प्रणेता है यूफो तुआन। 1976 में यूफो तुआन ने सर्वप्रथम ह्यूमनिस्टिक यानी मानववादी शब्दावली का प्रयोग किया। यूफो तुआन जो थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। ये चीनी अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, यूफो तुआन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में चीनी अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने ही सबसे पहले 1976 में सर्वप्रथम ह्यूमनिस्टिक यानी मानववादी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आपको ये पता है कि सबसे पहले क्या कहते हैं, कांट एकमात्र ऐसे हैं जो मानववादी और व्यवहारवादी दोनों चीजों को भूगोल में लाने का श्रेय सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल में लाने का श्रेय इन्हें जाता है। लेकिन आधुनिक युग में इसके प्रणेता यूफो तुआन रहे। ये हो गया। अब रहा सवाल कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है।
मानववादी उपागम की मौलिक संकल्पना, मूलभूत संकल्पना क्या है? सर कांट के बारे में क्या बताए? सबसे पहले इन्होंने ही भूगोल में मानववादी और व्यवहारवादी उपागमों को लाने का विचार किया था। इन सब मतलब कि इस उपागम को लाने का प्रणेता कांट रहे हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता। लेकिन उसके बाद से इस पर किसी ने काम नहीं किया, और जब काम किया तो चीनी अमेरिकन भूगोलवेत्ता यूफर्ट वॉल ने काम किया 1976 में, और इसने इसको आधुनिक भूगोल में लाने का आधुनिक भूगोल में लाने का काम किया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कांट इसका प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ये कहता है कि मानवीय जागरूकता, मानवीय संगठन और मानवीय विवेक, मानवीय जागरूकता, मानवीय संगठन और मानवीय विवेक जो है, यही मानव की रचनात्मक और कार्यात्मक क्षमता का निर्धारण करते हैं, और यही मानव की रचनात्मक और कार्यात्मक क्षमता का निर्धारण करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कहा कि जागरूकता, विवेक और हाँ, ये दोनों के दोनों जो है मानव की क्षमता का निर्धारण करते हैं, और यही रचनात्मक क्षमता जो है कार्यात्मक क्षमता को निर्धारित करती है। ठीक है, यही रचनात्मक क्षमता कार्यात्मक क्षमता को निर्धारित करती है। और तो नीचे वाला क्या लिखा सर? एकदम लास्ट में सर। कार्यात्मक क्षमता को निर्धारित करती है, बोल भी तो रहा हूं, फिर आप समझ नहीं रहे क्या? मतलब खाली सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। ठीक है सर देख रहे हैं, हम बांग्ला मीडियम से हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अरे सुनाई तो पड़ता होगा ना। जागरूकता और विवेक पहली बात है। फर्स्ट, ये दोनों मिलके रचनात्मक क्रिएटिविटी को निर्धारित करते हैं, और जैसे ही क्रिएटिविटी उसमें क्रिएट होती है, आती है, उसकी कार्यात्मक क्षमता जो है वो बदल जाती है। ये तीन बातें, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी की जागरूकता को बढ़ा दिया जाए, आदमी के विवेक को बढ़ा दिया जाए, तो आदमी की रचनात्मक क्षमता क्रिएटिविटी जो है ये बढ़ जाएगी, बदल जाएगी, और जैसे ये बदल जाएगी इसकी कार्यात्मक क्षमता भी बदल जाएगी, और जैसे कार्यात्मक क्षमता बदलती है उसका प्रभाव उसके समाज पर पड़ने लगता है, उसके जीवन पर पड़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टुआन ने साफ कहा कि मानवीय उपागम जीवन की घटनाओं को समझने और उसके मूल्यों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, जीवन की घटनाओं को समझने व उसके मूल्यों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम मानव के जीवन की घटनाओं को समझ सकते हैं कि घटनाएं किस तरह से बदलती रही, कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया, कितना आगे गया, कितना पीछे गया, और मानवीय मूल्य क्या रहे। अगर आपकी कार्यात्मक क्षमता बढ़ जाती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने समाज के लिए कुछ किया, कुछ नया चेंज करके दिया, लोगों ने उससे सीखा, और पूरा का पूरा समाज में बदलाव है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे होती है तो आपके मानवीय मूल्य बदलते हैं। आप किसी और के लिए करते हैं तो उसके भी मानवीय मूल्य बदलते हैं।
ठीक है। तो समाज में, हाँ, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो यहीं पर लिख लीजिए अप्रोच में नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, कि मानव जागरूकता और उसका विवेक, मानव की जागरूकता और उसका विवेक उसकी रचनात्मक क्षमता को प्रभावित करता है या निर्धारित करता है, उसकी रचनात्मक क्षमता को निर्धारित करता है। पुनः यही रचनात्मक क्षमता उसके कार्यात्मक क्षमता को निर्धारित करती है। पुनः यही रचनात्मक क्षमता, यही रचनात्मक क्षमता उसके कार्यात्मक क्षमता को निर्धारित करती है। सर ये 2 बार हो गया, पहले भी लिखवाए थे। पहले फ्लो चार्ट में लिखवाए थे। मैं सर अभी तुरंत लिखे थे। क्या दिक्कत है, आप मत लिखिए, जिसका छोटा है वो लिखेगा। ओके सर। अरे इससे तो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग आगे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, आगे इसी में जोड़ लीजिए कि जीवन की घटनाओं को समझने और उसके मूल्यों को समझने का प्रयास जीवन की घटनाओं को समझने और उसके मूल्यों को समझने का प्रयास मानवीय भूगोल में किया जाता है। यही मानववादी उपागम का केंद्रीय बिंदु है। यही मानववादी उपागम का केंद्रीय बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आते हैं मानववादी दर्शन। तो मानववादी दर्शन जो है दो विचारधाराओं पर निर्भर करता है। एक है संभववादी और दूसरा है, यानी संभववादी विचारधारा या दर्शन, और दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल व्यवहारवादी वातावरण, व्यवहारिक वातावरण। संभववादी दर्शन में आपको ये पता है, ये जो संभववादी शब्द सबसे पहले दिया था वो दिया था फैब्रे। लेकिन संभववादी विचारधारा या संकल्पना ब्लास ने दी थी। संभव सर ऊपर में क्या लिखा है? कैटरे सर्वप्रथम फैब्रे सर्वप्रथम संभववाद शब्द दिया। संभववादी संकल्पना सर्वप्रथम ब्लास ने दी थी। और
इस संभववादी दर्शन के अनुसार सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने इसने नवीनतम कार्यों द्वारा विकास को तीव्र करने और मानवीय संतुष्टि प्रदान करने की बात कही। सर थोड़ा जोर से बोलिए। माइक आप कीजिए। प्रियंका माइक आप कीजिए। सर नहीं दिख रहा है। माइक ऑफ करिए तब दिखाई देगा। क्या ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? सर माइक ऑन करने से ना नहीं दिखाई देता है, जो जहाँ ब्लैक बोर्ड है जो नाम से वही दिखाई देता है, और जो ब्लैक बोर्ड है छोटा दिखता है। आपका माइक ऑन करने से या मेरा माइक ऑन करने से? सर पिन करने पे बस आपका दिखाई देगा, बाकी किसी का नहीं दिखाई देगा। सब लोग पिन कर लीजिए सर का प्रोफाइल को। ठीक तो है। पिन करने पे फिक्स हो जाता है और तब दिखाई भी देता है। चीजें साफ दिखाई दे रही हैं? यस सर। यस सर। माइक आप कीजिए। आप लोग का है माइक? सर दिखाई नहीं दे रहा है माइक ऑन करो। सारे लोगों का माइक ऑफ है। इसी तरह से इसके दो उद्देश्य थे। पहला था मानवीय कार्यों के द्वारा, यानी उसके रचनात्मक कार्यों द्वारा विकसित जो वातावरण है उसका क्या महत्व है, ठीक है, इसको दिखाना, क्या उसका विश्लेषण करना। मानवीय समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति का महत्व उसके रचनात्मक कार्यों द्वारा विकसित वातावरण का विश्लेषण करना, और दूसरा जो कार्य था वह था भूदृश्य पर मानव का प्रभाव। तथा मानव समुदाय पर भूदृश्य के प्रभाव की व्याख्या करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य।
हो गया। सर लास्ट लाइन थोड़ा बता दीजिए सर। भूदृश्य पर मानव के प्रभाव तथा मानव पर भूदृश्य के प्रभाव की व्याख्या करना, ये मानववादी उपागम का प्रमुख उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था मानवीय समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति का महत्व और उसके रचनात्मक कार्यों द्वारा विकसित वातावरण का विश्लेषण करना। यानी कि मानव समुदाय में व्यक्ति का क्या महत्व है, इसका विश्लेषण करेंगे और उसी व्यक्ति के का जो रचनात्मक कार्य है उसके द्वारा जो विकसित वातावरण, जिस वातावरण का विकास हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे। हो गया। चलो, मानववादी उपागम के सिद्धांत, तो इसके 5 सिद्धांत हैं। पहला है भौगोलिक ज्ञान की प्रकृति और मानवीय जीवन में उसकी भूमिका। दूसरा है मानव आचरण पर राज्य की भूमिका का प्रभाव। तीसरा है भीड़ भाड़ का जीवन तंत्र। तथा व्यक्तिगत जीवन तंत्र के बीच संबंध और विचलन। क्या संबंध है, कितना विचलन है, कितना नजदीकी है, क्या कितनी दूरी है, इसको दिखाना। नीचे वाली लाइन मिटा दूं। चौथा है जीविकोपार्जन पर भौगोलिक ज्ञान का प्रभाव। और पांचवा है सर थर्ड नंबर एक बार रीडिंग कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ, मानव के नंबर सर क्या है सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप लोग माइक ऑफ कीजिए। धर्म का प्रभाव। पहला नंबर है, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, भौगोलिक ज्ञान की प्रकृति और मानवीय जीवन में उसकी भूमिका। दूसरा नंबर आपने लिखा है मानव आचरण पर राज्य की भूमिका का प्रभाव। तीसरा नंबर लिखा है कि भीड़ भाड़ के जीवन तंत्र और व्यक्तिगत जीवन तंत्र के बीच संबंध और विचलन। चौथा है जीविकोपार्जन पर भौगोलिक ज्ञान का प्रभाव। और पांचवा है मानव के रचनात्मक कार्यों तथा आर्थिक कार्यों पर धर्म का प्रभाव। तो एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो 5 सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत में पांचवा है धर्म का क्या प्रभाव है, चौथा है ज्ञान का क्या प्रभाव है। ठीक है,
भीड़ भाड़ और व्यक्तिगत जीवन में क्या संबंध है, ठीक है, और राज्य की भूमिका का क्या प्रभाव है, ठीक है। और इसी तरह से भौगोलिक ज्ञान की प्रकृति और भौगोलिक ज्ञान का प्रभाव या ज्ञान की प्रकृति का मानव जीवन में क्या प्रभाव है, उसकी भूमिका पर क्या प्रभाव है, ये सारे प्रभाव इस तरह से आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। भौगोलिक ज्ञान का प्रभाव, राज्य की भूमिका का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव और धर्म का प्रभाव, ठीक है, तथा सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन में संबंध और विचलन। सर लास्ट वाला लाइन सर। मानव के रचनात्मक कार्यों तथा आर्थिक कार्यों पर धर्म का प्रभाव। और किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। हो गया? यस सर। अब आ जाइए मानववादी उपागम। तो मानववादी अप्रोच में 3 उपागम काम करते हैं। पहला है आपका आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी, ठीक है, उपागम, आइडियलिस्टिक अप्रोच। ये दिया था लियोनार्ड बुल्के ने इसका प्रतिपादन किया था। दूसरा उपागम है आपका हर्मेनेटिक, व्याख्या और स्पष्टीकरण उपागम। इसका प्रतिपादन किया था जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने, ठीक है। और तीसरा उपागम है फेनोमेनोलॉजिकल। इसका प्रतिपादन किया था किर्क और क्वान। ठीक है, ये चमक रहा है, ह्यूमैनेटिक लिखे हैं सेकंड में। सेकंड में हर्म्यूनेटिक, हर्म्यूनेटिक, HERMEUTIC, हर्म्यूनेटिक, ठीक है, दिख रहा है? तो एक बार हिंदी में सर क्या क्या नीचे में सर बोल दीजिए सर। व्याख्या और स्पष्टीकरण उपागम हर्मेनेटिक अप्रोच में, जिसका प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किया था। फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच जो है, इसको परिघटनावादी उपागम कहते हैं। इसका प्रतिपादन किर्क और क्वान ने किया था। और पहला जो है आइडियलिस्टिक अप्रोच, इसको आदर्शवादी उपागम कहते हैं। इसका प्रतिपादन लियोनार्ड बुल्के ने किया था। तो मानववादी उपागम इन तीनों उपागमों का, तीनों घटनाओं का सम्मिलित स्वरूप है, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसको
और एक तरह से मुझे लगता है कि ज्योग्राफी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है आज। अगर कुछ और होगा तो देख के बताइएगा। और हाँ, जितने लोग पेमेंट नहीं दिए हैं कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से कर दें। इसमें 1-2 लोग जो बात किए हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने बात भी नहीं किया है, क्लास आते भी हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि पेमेंट कर दें, ठीक है? क्योंकि अब मेरा पेपर चेंज होगा तो मैं चाहूंगा कि केवल वही लोग रहें यस जो सर। पेमेंट के साथ। यस सर। ठीक है, कल मिलते हैं। यस।